सेकेंड चैप्टर आपका साइंस का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स जनरली आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट। आप नॉर्मली तौर पर ऐसे जानते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सावर होता है यानी खट्टा होता है, वो सारे के सारे एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स चेंजेस द कलर ऑफ बिटवीन लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। कह रहा है कि एसिड जो होता है वो लिटमस के सॉल्यूशन के टर्म को लिटमस सॉल्यूशन में कलर चेंज कर देता है और वो क्या हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयन। एसिड वे टर्म्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं एंड प्रोड्यूसेस H+ आयन, और वो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी एसिड वे आपके टर्म्स हैं, एसिड वे आपके टर्म के हिसाब से लिए जाएंगे। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन वो कंटेन करते हैं और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड की बात करते हैं। एसिड डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। एसिड तीन टाइप के बात की, आपको तीन तरह से अलग अलग टर्म में क्लासिफाइड किया जा सकते हैं। एक स्ट्रेंथ के डिपेंड पर, दूसरा डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस और तीसरा डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के एक टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ में ये दो टर्म्स की बात होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो दो एसिड आपके होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर आप सोर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो दो एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। और अगर आप कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करते हैं, कंसंट्रेशन के बेसिस पर बात करते हैं तो वो कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड में होता है। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, एसिड के टाइप के बारे में बात कर रहे थे। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सोल्यूशन में अगर कोई भी एसिड इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी उनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, मोर होता है, तो उनकी एसिडिटी भी मोर होगी, और अगर उनका डिसोसिएशन लेस है तो उनकी एसिडिटी भी लेस होगी। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी एसिड अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाए, वो भी कैसे, कंप्लीटली। कंप्लीटली कोई भी अगर एसिड हमारा आयोनाइज हो जाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इट मींस अच्छे से वो घुल जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और हेंस प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर वो अच्छे से डिसोसिएट होगा तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को वो प्रोड्यूस करेगा। मोर डिसोसिएट होगा तो मोर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसेस होंगे, लेस डिसोसिएट होगा तो लेस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसेस होंगे, नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देखिए यहाँ HCl जो है H+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया है, और H+ H2O से कंबाइंड होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाया है, जिसे हम H3O कहते हैं, दैट इज द हाइड्रोनियम आयन। वीक एसिड क्या होते हैं? These acids ionize partially in their aqueous solution। ये जो एसिड होते हैं ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। पार्शियली का सेंस होता है बहुत कम मात्रा में, यानी आयोनाइज कंप्लीटली नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपका प्रिसिपिटेट टर्म्स बच जाएंगे, तो वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। इसलिए ये क्या होंगे, प्रोड्यूस करेंगे कौन सा, लेस हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ये लेस हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि पार्शियली आयोनाइज्ड है, तो वे वीक एसिड कहलाते हैं। और एग्जांपल में आपका एसिटिक एसिड है और फार्मिक एसिड है, ये आपके वीक एसिड होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका सेंस ये हो गया कि एसिटिक एसिड को अगर आप सॉल्यूबल करना चाहेंगे तो वो आयोनाइज्ड नहीं होंगे कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में। अब सोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हमारे एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो सोर्स के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ऐसे एसिड, दैट एसिड, organic acid are those which are obtained from plant and animals, are natural occurring।
ऐसे एसिड जिन्हें हम प्लांट से या एनिमल से या नेचुरली किसी भी टर्म से अगर ऑकर कर सकते हैं, हम उन्हें ऑब्टेंड कर सकते हैं, मिलता है, उसे ही हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ जाइए कि ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं वे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। नॉर्मल भाषा में अगर हम नॉर्मल टर्म पे कहते हैं तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर वो वीक नहीं होंगे तो वो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, और अगर वो वीक नहीं होकर के अगर वो स्ट्रांग होते तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, और कंप्लीटली आयोनाइज होते तो वो हमें, क्योंकि वीक जो हमारे स्ट्रांग एसिड होते हैं वो कोरोजिव होते हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये प्लांट के अंदर होता है तो प्लांट को हम लोग ही खाते हैं, एनिमल्स ही खाते हैं, तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड आपका पाया जाता है, फार्मिक एसिड चींटियों के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऐसे एसिड, दीज एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। ये सारे के सारे जो एसिड होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल एंड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दीज एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दीज एसिड शो 100% डिसोसिएशन, और ये एसिड 100% डिसोसिएशन को शो करते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड के टर्म में रखा गया था। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, एसिड जो है कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंडेंट होता है तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट एसिड बनाता है, और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट एसिड होता क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक फिक्स्ड एक्वस सॉल्यूशन में अगर लार्ज अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और वही अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा या कौन सा एसिड होगा? डाइल्यूट एसिड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिड हैव सावर टेस्ट, मिनरल एसिड लाइक H2SO4, HCl। हमारे बहुत सारे एसिड जो होते हैं सारे के सारे लगभग एसिड उनका टेस्ट सावर होता है। मिनरल एसिड हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, H2SO4 और HCl है। एसिड आर जनरली सॉलिड आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो या तो जनरली सॉलिड होते हैं, नहीं तो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इट चेंजेज कलर बिटवीन द लिटमस टू रेड लिटमस। कह रहा है कि यह कलर को चेंज कर देता है, लिटमस को ब्लू लिटमस से किस लिटमस में बदल देता है? रेड लिटमस में। दे आर कोरोजिव इन नेचर। एसिड जो होते हैं नेचर में कोरोजिव होते हैं, इसीलिए इन्हें टच नहीं किया जाता। अगर ये किसी पर्टिकुलर स्पेस पर या पर्टिकुलर टर्म पर गिर जाए तो वो उसे कोरोज कर देंगे, उसे डिस्टर्ब कर देंगे। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। एसिड जो होते हैं एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसका सेंस ये है कि एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। जितने भी एसिड हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। एसिड व्हेन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, जो एसिड्स होते हैं वो अगर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एग्जांपल में हम ले सकते हैं सोडियम पोटेशियम, इवॉल्व H2 गैस विच बर्न विद द पॉप साउंड। जब ये एक्टिव मेटल्स के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं और H2 गैस बनाते हैं, और H2 गैस जो है ना पॉप पॉप साउंड की तरह इवॉल्व करती है। जब आप इसे केमिकली टर्म पर अगर लैब में आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा कभी भी लैब में इसकी प्रैक्टिस करते समय आपको टीचर की अवेलेबिलिटी में यह प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड होंगे तो वो आपको कोरोज कर सकते हैं, आपके सरफेस को, आपके क्लोथ्स को, आपके स्किन को। तो ये जब आप वहां ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये पॉप पॉप साउंड की तरह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और H2 गैस इवॉल्व करता है। ऐसे ही फेरस
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ऐसे ही हमारा जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी एक्टिव मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दो, रिएक्शन विथ बेसिस। एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा, आज दूसरा प्रॉपर्टीज है। कोई भी जो बेस है वो एसिड है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट एंड वाटर बनाता है। साल्ट चूंकि जो कि हम जानते हैं कि साल्ट जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज द स्टेट वेयर द सब्सटेंस लॉसेस इट्स एसिडिक आर बेसिक नेचर इन द बिकम न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, साल्ट वो स्टेट होता है किसी भी सब्सटेंस का जहां पर वो अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। यानी ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ना एसिड होता है ना ही बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो पेपर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपका आता है, सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब आप यह बात बताएंगे कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर known as neutralization reaction because salt is a neutral substance and salt is that state, that is a fixed state in which the substance losses its acidic or basic nature. Example NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर देता है। ऐसे ही हमारे पास ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया। ऐसे ही हमारे पास बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाया है और वाटर रिलीज किया है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एसिड की ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसको आप ऐसे फार्मूले से दिमाग में रखिए। आप फार्मूले को पकड़ेंगे, हमेशा आपको एग्जांपल मिलता रहेगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है एंड वाटर फॉर्म करता है। और कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यानी हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि कोई भी एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी किसी भी कार्बोनेट के किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अगर वो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा इसका टर्म है। एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी रिएक्शन में आप देखिएगा तो जब भी कार्बोनेट, इट मींस CO3, कार्बोनेट जब भी डिकम्पोज होगा, डिस्प्लिट होगा, जब भी वो टूटेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी अनदर टर्म के साथ जुड़ता है तो वो हमेशा कार्बोनेट को ही फॉर्म करता है। तो कार्बोनेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड किसी अनदर टर्म के साथ जुड़ता है तो कार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं कि HCl हमारा एक एसिड है, यह सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है, इट मींस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है। मेटल आपका क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 है, ये रिएक्ट किया है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है तो सोडियम ब्रोमाइड बनाया है, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। जितने भी हमारे मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जितने भी हमारे मेन मेटल्स हैं, उन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका देखिए साल्ट बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहां देखिए साल्ट बना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया है नाइट्रिक एसिड के साथ और कैल्शियम नाइट्रेट
और वाटर प्रोड्यूस किया है। ऐसे ही यहाँ क्यूपरक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो क्यूपरस क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस किया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी आप एग्जाम्पल को लिखेंगे तो एग्जाम्पल को लिखते समय हम एग्जाम्पल का स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं एग्जाम्पल का स्टेटमेंट नहीं देता हूं, लेकिन आपको जब भी एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आपको एग्जाम्पल का स्टेटमेंट देना होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लिए कि ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन का टर्म है, तो ये रिएक्शन के टर्म से पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए, उससे आपकी लाइन इंक्रीमेंट हो जाती है, लाइन बढ़ जाती है और टीचर भी उसे पसंद करता है। हेडिंग हमने दिया और हम बात सिंपल सा लिखेंगे कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वही बात जो हमने फार्मूले के टर्म में लिखी है उसी को हम स्टेटमेंट दे देंगे और स्टेटमेंट के बाद फार्मूला लिखेंगे। अब एग्जाम्पल जब आपको लिखना है तो एग्जाम्पल को लिखते समय ध्यान रखेंगे कि हम एग्जाम्पल का पहले स्टेटमेंट देंगे, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। ऐसे ही जब हम इसका एग्जाम्पल देंगे, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स क्यूपरस क्लोराइड एंड वाटर। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। वीडियो लंबा ना हो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसके स्टेटमेंट को नहीं लिखा है। लेकिन जब भी आप एग्जांपल देंगे, किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल आप दे रहे हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको यहां स्टेटमेंट लिखना होगा कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। और उसके बाद आप एग्जांपल ये सो लिखेंगे और उसके नीचे उनके नेम लिखेंगे। इससे आपके लाइन में इंक्रीमेंट हो जाएगी। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अगर आप किसी टर्म की बात करते हैं, कोई एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि उसके अंदर कौन से आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें H+ आयन्स हैं। एसिड प्रोड्यूसेस आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड हमेशा आयंस कब प्रोड्यूस करेंगे, जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। इन द ऑब्सेंस ऑफ वाटर और सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। इट मींस ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर शो नहीं करता है। बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है? A base is a compound when dissolved in water produces hydroxyl ion as the negative ion. बेस वे सारे टर्म्स होते हैं जो अगर हम वाटर में अगर उसे डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करता है एज ए निगेटिव आयन के टर्म में। वो निगेटिव आयन के टर्म में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करता है। बेस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस दो टाइप में क्लासिफाइड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यह दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड बेस। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हम लोगों ने एसिड पढ़ा है, ठीक स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम वैसे ही होगा। बस क्या होगा कि दोज बेसेस दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। हम लोगों ने एसिड के लिए क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, कि दोज एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। और यहां बेस हमने बस जोड़ दिया है, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस। यानी स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं जो डिसॉल्व करने के बाद वाटर में आयोनाइज्ड होने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और आयोनाइज्ड होने के बाद वो हाई कंसंट्रेशन लेवल का हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं वीक बेस के बारे में। वीक बेस क्या होते हैं? दोज आयोनाइज्ड पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन गिव द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। वे सारे के सारे हमारे बेसेस जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम वीक बेस कहते हैं। दो ही टर्म आप समझिए, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे वो वीक होंगे, चाहे वो एसिड हो या बेस।
जैसे आपके वीक बेस के अगर एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो वीक बेस में आपका एग्जांपल्स यहां दे रखा है NH4OH, BaOH का होल्ड वाइज, ये सारे के सारे वीक बेसिस हैं। और ये आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितने बेस के कितने टाइप होते हैं, तो उसके भी दो टाइप होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बेस होता है और एक दूसरा डाइल्यूटेड बेस होता है। कंसंट्रेटेड बेस क्या है? व्हेन अ हाई अमाउंट ऑफ अ बेस प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में अगर हाई अमाउंट में बेस है तो वो कंसंट्रेटेड है, और लो लेस अमाउंट में है किसी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अगर बेस की क्वालिटी क्या है, अमाउंट क्या है, लेस है, तो वो आपका डाइल्यूटेड है, और अगर हाई अमाउंट में है तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड बेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, सबसे पहले बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस हैव अ बिटर टेस्ट, जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो कोई भी आपके बेरीज जो हैं, बेरीज जो भी आते हैं, या आपका कोई भी आप समझ जाइए कि गुआवा है, तो आप जो रा गुआवा होता है, मतलब कच्चे अमरूद के जो फल होते हैं, या कच्चा आपके पास कोई जामुन का फल है, तो आप जब खाएंगे तो उसका जो स्वाद आता है वो बीटर होता है, करेला बीटर टेस्ट का होता है। तो टेस्ट में ये बेसिस बीटर होते हैं। बेसिस आर जनरली सॉलिड और लिक्विड, बेसिस जो होते हैं जनरली या तो सॉलिड होते हैं नहीं तो लिक्विड होते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट, बेसिस भी गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे एसिड गुड इलेक्ट्रोलाइट थे। दे हैव कोरोजिव एक्शन, स्लाइट बर्न ऑन द स्किन, ये भी कोरोजिव नेचर के होते हैं, लेकिन एसिड ज्यादा कोरोजिव नेचर का होता है और ये कम होता है, और ये थोड़ा बहुत त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एसिड, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। एग्जांपल आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। आप हमेशा याद रखिए, मैंने कहा था फर्स्ट टाइम ही कहा था कि जब भी आपको इस तरह का रिएक्शन दिखेगा तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने हमेशा, वीडियो लार्ज न बने, ज्यादा टाइम का न बने, इसलिए मैं इसके टर्म्स को हटा देता हूं। तो अक्सर जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन बेस इज रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल में आप लिखेंगे, एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड रिएक्शन लिखेंगे तब उसके नीचे उसके नाम लिख देंगे। तो ये तीन टर्म्स आपको हमेशा हर इक्वेशंस के लिए हो, मैं अगर राइट करा रहा हूं तो, नहीं राइट कराया हूं तो भी आपको लिखना है। अब जैसे रिएक्शन विथ मेटल, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, या हम ऐसे सिंपल में कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। एग्जांपल आपके पास हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक के साथ रिएक्ट किया है तो यह टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूएट करता है। अब ध्यान दीजिए, इवॉल्व करता है। अब यहाँ हम टर्म को देखेंगे कि हम जब भी यहाँ स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, या आपके जिम्मे है स्टेटमेंट लिखना, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ लिखेंगे कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक इट फॉर्म्स टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो आप इसका भी स्टेटमेंट आपको ही लिखना है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, दैट इज द एग्जांपल। और जब भी हम एग्जांपल लिखेंगे इसके नीचे इनके नाम को लिख देंगे। ये हमेशा आपके जिम्मे केमिस्ट्री में ये टर्म मैं छोड़ रहा हूं, एज लाइक होमवर्क भी आप इसे समझ सकते हैं। Indicators are chemicals which change their colors in the presence of acid or base. Indicators वे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस में प्रेजेंस होकर के अपने कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन एसिड है और कौन बेस, वो हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इंडिकेटर्स तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बात करते हैं डिफिनेशन की, तो इन नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दैट इंडिकेटर्स व्हिच इज फाउंड इन आवर नेचर, हमारे नेचर में जो फाउंड होता है वो सारे सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, दैट इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस में वो प्रेजेंस होकर के अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं और ये कलर को चेंज करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है।
ये वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। और बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स लैब में बनाए जाते हैं और वो नॉर्मल तौर पर नेचुरल केमिकल्स माने जाते हैं। वो नॉर्मल केमिकल्स हैं जो कि ह्यूमन मेड है, और ये मैन मेड है, ये नेचर ने बनाया है और ये नेचर का ही होता है, और अनदर टर्म्स का भी हो सकता है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ये स्मेल के द्वारा हम इन्हें बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। चलिए नेचुरल इंडिकेटर्स को देखते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स हमारा लिटमस पेपर होता है। अगर वो एसिडिक सोल्यूशन में है तो वह रेड हो जाएगा, और अगर वह बेसिक सोल्यूशन में है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और अगर आप उसे एसिड में डुबोएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके रेड हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस पेपर लेंगे और बेस में डुबाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी आती है, रेड कैबेज आता है, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड ही रहेगा लेकिन बेसिक सोल्यूशन में आती है उसका कलर चेंज होकर के क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। ऐसे ही टर्मेरिक की बात करते हैं, टर्मेरिक एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं करता लेकिन बेसिक सोल्यूशन में वो चेंज होकर के क्या बन जाता है, रेड कलर देता है। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के थ्रू बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस। एग्जांपल के तौर पर ओनियन है, ओनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, प्याज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जो बताता है कि हाँ इसके अंदर प्याज है। वो स्मेल एसिडिक सोल्यूशन में बनी रहती है लेकिन जैसे ही वो बेस सोल्यूशन में जाती है वो अपना स्मेल खो देती है, वो स्मेल नहीं आती। ऐसे ही वेनिला इसेंस है, वेनिला फ्लेवर आप लोगों ने सुना होगा, तो वेनिला का जो इसेंस है वह एसिडिक सोल्यूशन में आते ही रिटेन स्मेल करती है। रिटेन स्मेल का मतलब सड़े हुए अंडे की तरह ऐसे समझ जाइए, वो स्मेल करती है। और जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में आती है उसका स्मेल नहीं आता। अब बात करते हैं क्लोव ऑयल की, लौंग के तेल की। लौंग तेल का अपना एक रिटेन स्मेल होता है लेकिन वहीं अगर हम बेसिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो अपना स्मेल लूज कर देती है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर्स हमारे पास है, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन जो होता है वह एसिडिक सोल्यूशन के साथ कलरलेस स्मेल, कलरलेस या स्मेल टर्म हटा ही सकते हैं आप, कलरलेस होता है। और वहीं बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड होता है, वहीं बेस में ये येलो कलर का हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच की। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पीएच के टर्म्स को लिखेंगे पी आपका स्मॉल होगा और एच आपका कैपिटल होगा। यहाँ पी जो है स्मॉल होगा और कैपिटल एच होगा। दोनों स्मॉल सेंस का ये सेंस है कि पी कैपिटल ही रहेगा, बस लिखने का तरीका आप समझिए। लिखने के लिए हम पी को छोटा लिखेंगे और एच को बड़ा लिखेंगे, ये पीएच का टर्म है। अब यहां जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पीएच। किसी भी एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो हम पीएच में मॉड्यूलेट करते हैं, और वो जो पीएच मॉड्यूलेट किया जाता है उसके लिए एक स्केल होती है, उस स्केल को ही हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है, जो कि वो स्केल आपको यहाँ नीचे बनाई गई है। इसके जो बिटवीन का टर्म्स होता है वह 0 से लेकर के 14 के बिटवीन का तक का होता है। अब ध्यान दीजिए, पीएच इज जर्मन मीन्स, पीएच का जर्मन में मीन्स होता है फोटेंज, पी फॉर फोटेंज, पोटेंज, पोटेंज जो होता है, और एच फॉर हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसका सेंस मतलब पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी हाइड्रोजन का पावर कितना है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा या नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसका पीएच वैल्यू भी उसी के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। All substances having pH value between 0 to 7 are acidic in nature and pH value between the 7 to 14 are basic nature। इस बात को यहां से समझिए कि हमारा जो स्केल होता है वो 0 से लेकर के 14 के बिटवीन तक का होता है। यह जो हमारा पीएच स्केल है, ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल आपका 0 से लेकर के 14 के बिटवीन तक का होता है। आपका 6 से लेकर के 7 से नीचे तक का जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड है, और यहां 7 से ग्रेटर 14 तक का जितना टर्म्स होता है वो सारे के सारे
बेस में आते हैं। और जो 7 पर टर्म होते हैं उनका जो अगर हम नेचर की बात करें तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी एसिड, बेस और साल्ट। एसिड जो होता है 7 से लेस देन टर्म होते हैं, वो जिनका पीएच वैल्यू 7 से लेस होगा उन्हें हम एसिड कहेंगे, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से एक्स्ट्रा होगा उन्हें हम बेस कहेंगे, और जिनका पीएच वैल्यू 7 होगा उन्हें हम न्यूट्रल या साल्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं इन ह्यूमंस एंड प्लांट और ह्यूमंस के टर्म में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारे बॉडी में जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, जिस भी टाइप के जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो भी टर्म्स हैं, उस पूरे बॉडी का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बिटवीन में होना चाहिए। अगर ये पीएच वैल्यू इसके बिटवीन में रहती है तो हम स्वस्थ माने जाते हैं, और जैसे ही इनका पीएच मान डिस्टर्ब होगा हमारे शरीर में विकृति आ जाएगी। इफ पीएच फॉल्स बिलो 7.0 आर राइजेज एबव 7.8, या तो 7.0 से कम हो जाए या 7.8 से एबव हो जाए, द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स डिफिकल्ट। तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सर्वाइवल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो हमारा जो लीवर होता है HCl प्रोड्यूस करता है। तो HCl इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक, हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है, विच हेल्प इन डाइजेशन इन फूड। तो जो भी हम फूड इनहेल करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। बट इफ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इंक्रीजेज, जैसे ही अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में अगर HCl का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, यानी HCl मोर देन टर्म हो जाए, इट काजेज पेन एंड इरिटेशन। तो यह हमारे लिए पेन और इरिटेशन हो जाता है। इसे ही आप नॉर्मल भाषा में एसिडिटी कहते हैं। जब आप ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं या कई बार आप भोजन को अचीव कर लेते हैं तो होता क्या है, HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे आपको जलन महसूस होने लगती है। और आप इसे नॉर्मल भाषा में, आम सामान्य भाषा में हीर जलना कहते हैं या सीने में जलन होना कहते हैं। तो आपको एक टर्म सुझाया गया होगा कि आप इनो लीजिए और वो काम कर शुरू कर देगा 6 सेकंड में। तो होता क्या है, इनो के अंदर बेस होता है और ये आपका HCl एसिड है। एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन करने में जितना सेकंड का समय लगता है उतने सेकंड में आपका ये इरिटेशन या जो पेन है वो रिलीफ मिल जाता है। तो इनो 6 सेकंड में काम शुरू करता है, तो इसलिए वो 6 सेकंड का टर्म दिया गया है। रिएक्शन अगर 2 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है तो 2 सेकंड में आपको उस एसिडिटी से रिलीफ मिल सकती है। टूथ डिके काज्ड बाय एसिड, हमारे दांत में जो टूथ डिके होते हैं वो भी एसिड के रीजन की वजह से होते हैं। इफ द पीएच इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से लेस हो जाए, देन डिसोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम फास्फेट स्टार्ट, यानी टूथ कैमल जो होते हैं उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इनेमल टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारे दांतों के ऊपर एक तरह का इनेमल लगा होता है, एक लेयर लगी होती है। जो लेयर हमारे दांतों की रक्षा करती है वो एक्चुअल में कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वो इनेमल होता क्या है, जैसे ही आपका माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगा वो इनेमल हट जाएगी, जिसकी वजह से आपके माउथ में टूथ डिके हो जाएगा, यानी दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये एसिड ही हो जाएगा, यानी आपका माउथ एसिडिक हो गया। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर, जितने भी हमारे कुछ एलिमेंट और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इसे वारफेयर के टर्म पे यूज करते हैं। एग्जांपल, स्टिंग ऑफ हनी बी इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड ड्यू टू विच वी गेट फील पेन। कह रहा है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो अगर आपको इंसेक्ट कर ले तो उसके शरीर के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं, टू गेट रिलीफ अ सोल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस, तो आप किसी भी एक माइल्ड बेस का सोल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि जो स्टिंग लगा हुआ है वो स्टिंग मतलब मधुमक्खी ने अगर आपको स्टिंग किया है, मतलब मधुमक्खी ने अगर आपको काटा है, तो आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो कोई भी माइल्ड बेस अगर आप उस जगह पर लगा लेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर नेटल्स लीव इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन्स,
कुछ ऐसे भी पौधे आते हैं जो मेथनोइक एसिड को स्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली उत्पन्न होती है। तो कुछ खुजली वाले पौधे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर गाजर घास, तो वो मेथनोइक एसिड को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं साल्ट की। साल्ट क्या होता है? साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन। एग्जांपल NaCl, NaO3 और MgCl2। एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि साल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इट मींस कैटायन एंड एनायंस होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, NaNO3, MgCl2। अगर आप इसे सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद आपका न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। इस न्यूट्रल सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टाइप ऑफ साल्ट, तो साल्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो HNO3 प्लस NaOH ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका न्यूट्रल साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैंने स्टेटमेंट नहीं देता हूं मैं, लेकिन आपको जब पेपर में आप इनकेस अगर मान के चलिए आपका आ गया न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज द न्यूट्रल साल्ट, तो जब आप भी न्यूट्रल साल्ट की डिफिनेशन देंगे तो लिखेंगे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रल साल्ट एंड वाटर। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इसके बाद इस फार्मूले को लिखेंगे, देन केमिकल रिएक्शन को। ऐसे ही एसिडिक साल्ट अगर बात करनी है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एसिडिक साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया, और प्रोड्यूसिंग NH4Cl जो है एसिडिक साल्ट है, और ये H2O प्रोड्यूस हुआ है। बेसिक साल्ट अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखिए बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और एसिड वीक हो गया, तो यह बेसिक साल्ट बनाता है और वह H2O प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपका NaOH हो गया, वीक एसिड आपका एथेनोइक एसिड हो गया CH3COOH, और यह प्रोड्यूस किया तो सोडियम एथेनोएट बनाया और प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये आपके साल्ट एंड देयर टाइप्स थे। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या होता है? इसके सबसे पहले केमिकल नेम के बारे में जानते हैं। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है। आप लोग इसे नाम से ही, जैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे आप इसका नाम बना लेंगे। कॉमन साल्ट एक्चुअल में पाया कहाँ जाता है? तो कॉमन साल्ट अगर हम एक्चुअल में बात करें तो सी वाटर इज द वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का अगर सबसे मेन कोई सोर्स होता है तो वो हमारा सी वाटर है। टू एक्सट्रैक्ट द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर इट अलाउड टू इवोपोरेट। और सी वाटर से हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं? इवोपोरेशन द्वारा। हम इसे ब्लॉकिंग बना लेते हैं और ब्लॉकिंग बनाने के बाद जब हमारा पानी आ जाता है तो पानी वहां ब्लॉकिंग में रुक जाता है और उस ब्लॉक में इवोपोरेट होकर के पानी इवोपोरेशन के फॉर्म से निकल जाता है और वहां हमें प्योर साल्ट मिल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। यह हमारे भोजन का मुख्य पदार्थ है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हम नमक का यूज करते ही करते हैं। इट इज स्लाइटली हाइड्रोग्रोस्पिक इन नेचर। कह रहा है कि यह स्लाइटली ऐसे कह दें तो यह हाइड्रोग्रोस्पिक होने होता है। हाइड्रोग्रोस्पिक इन नेचर का यह सेंस कह लें कि अगर नमक आप इस यूज करेंगे तो आप में हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी, यानी पानी की कमी हो जाएगी। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और यह वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। यूज ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का कहाँ यूज किया जाता है? तो आप इसके बहुत सारे यूज जानते हैं, आप जहां यूज जानते हैं उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, हमारे डाइट का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे जरूरी पदार्थों में से एक है, नमक पड़ता ही पड़ता है। इट इज यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर। कह रहा है कि इसे फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पर भी यूज किया जाता है, यानी आइसक्रीम वगैरह अगर आप कभी खाए होंगे तो उसके ऊपर के रैपर पर अक्सर आपको सॉल्टी टेस्ट मिलता होगा, तो वो नमक लगा करके ही उसके फ्रीजिंग नेचर का उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू रॉ मटेरियल फॉर कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। और इसका यूज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा के रॉ मटेरियल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। अब बात करेंगे कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा का अगर नाम हम देखेंगे तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका सोडियम NaOH। NaOH नाम से ही आपका स्पष्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं।
अक्सर आपसे टर्म कई बार वाइवा में अभी पूछा जाता है कि जैसे ही आप अगर लैब के लिए जाते हैं तो लैब के दौरान अगर आप इस चैप्टर पर होंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, तो आप सीधा सा सिंपल सा जवाब देंगे कि वाटर में अगर हम साल्ट को डिजोल्व कर दें तो वो जो फ्रेश वाटर में साल्ट का डिजोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसी को क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन साल्ट नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। इससे अभी जज कर लेता है वाइवर कि आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा है। दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ क्लोरीन और एल्कली का सेंस ये हो गया कि एल्कली टर्म के लिए उपयोग किया जाता है तो ये बनता है। आप ध्यान दीजिए कि सोडियम क्लोराइड को वाटर के टर्म में रख करके हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें प्राप्त हुआ। यह जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये एक्सट्रैक्ट के टर्म में निकलते हैं और इन्हें हम अलग करके रख लेते हैं। दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड नियर कैथोड, और यह जो हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है यह कैथोड के नियर में होता है। अब बात करेंगे इसके यूजेज की कि कास्टिक सोडा का कहां-कहां यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए हम यूज करते हैं कास्टिक सोडा का। फॉर डीग्रीसिंग मेटल, मेटल को डीग्रीज करने के लिए, डीग्रीसिंग करने के लिए हम इसका यूज उपयोग करते हैं। इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन्हें इनके आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। एज द लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट, आप जब लैब में जाइएगा तो लेबोरेटरी रिएजेंट के टर्म पता चल जाएंगे। ये वे रिएजेंट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या तो एंड करने में या नहीं तो स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। आप इसका नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। ड्राई सेलेक्ट लाइम जो होती है, ड्राई सेलेक्ट लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। ड्राई सेलेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस जैसे ही हम डालते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिल जाता है। वाटर को इवोपोरेट करके बाहर कर लेते हैं और ब्लीच पाउडर को रख लेते हैं। द क्लोरीन यूज्ड इन एबव रिएक्शन इन बाई द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। आप ध्यान से देखे होंगे तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्लोरीन मिला था और इसी क्लोरीन के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमने यूज कर लिया है कहा किसको बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। तो आपको कास्टिक सोडा आपने बनाया, देखिए आपने सोडियम क्लोराइड सी वाटर से निकाला और आपने उसका उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, कास्टिक सोडा मिल गया और क्लोरीन मिला, और क्लोरीन जो बाई प्रोडक्ट के टर्म में मिला वो सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट कराया है तो आपको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिल गया, ब्लीचिंग पाउडर आपका बन गया। और हम लोगों ने बात किया भी था कि यह जो है बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में रॉ मटेरियल के तौर पर किसका यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से आप इसका यूज करके बनाए हैं। अब बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, लिनेन और कॉटन के जितने भी क्लोथ आते हैं उनको ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग होता है। इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए काम आता है। वुड माने होता है लकड़ी और पल्प मीन्स होती है उसकी छाल। तो लकड़ियों की जो छाल होती है बहुत सख्त होती है तो उनको ब्लीच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ, कपड़ों को धुलने में लॉन्ड्री में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों में अक्सर दाग वगैरह लग जाते हैं तो ब्लीच करके उसे साफ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और अगर जो पानी आप पीते हैं अगर उसमें इन्फेक्शन आपको दिखे, आपको लगे कि यह इसमें कीड़े मकोड़े हैं या आपको वो पानी गंदा लगता है, इंसेक्ट हो सकते हैं उसमें, तो आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके पानी को साफ भी कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। बेकिंग सोडा जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं, नॉर्मल तौर पर हमारे अगर घरेलू की बात करें तो घरेलू टर्म में हम इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। When an aqueous solution of sodium chloride जिसे हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन को आप लोगों ने जाना है कि किसी भी
सोडियम क्लोराइड के में अगर हम वाटर को मिक्स कर दें तो वो ब्राइन सोल्यूशन बना देता है। तो ब्राइन सोल्यूशन अगर कोई है, सैचुरेटेड विद द अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द एल्युमिनियम क्लोराइड। सेंस ऐसा है कि ब्राइन सोल्यूशन, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर ब्राइन सोल्यूशन हो गया। ब्राइन सोल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की उपस्थिति में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये चारों के चारों टर्म्स ब्राइन सोल्यूशन के साथ मिलकर के ये दोनों टर्म्स हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इसे ही हम बेकिंग सोडा या नॉर्मल सोडा कहा जाता है, जिसे खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? व्हेन अ ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद अमोनिया इट प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज साल्वे प्रोसेस। क्योंकि साल्वे नाम के केमिस्ट ने इसे यूज किया था और बनाया था, इसीलिए इसे साल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है। यूजेस क्या क्या है बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग सोडा के टर्म में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग एंड बेकिंग सोडा। यूज एज एन एंटी एसिड, इसे एंटी एसिड बनाने के काम में यूज किया जाता है। एज एन एडिटिव इन द फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इन फायर एग्जॉस्टर्स, और फायर एग्जॉस्टर्स में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा फार्मूला आप देख रहे हैं, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3.10H2O। ये डॉट लगाया गया है 10H2O, यानी 10 हाइड्रोजन के क्रिस्टलाइजेशन इसके टर्म्स भी लिए गए हैं। क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसे समझ लीजिए तो ये आप समझ जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट ऑफ अ साल्ट। किसी भी साल्ट में एक फिक्स्ड नंबर जो वाटर का मौजूद होता है, जो पाया जाता है, उसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए फिक्स्ड नंबर के टर्म में आपको यहाँ हाफ दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड नंबर के टर्म में आपको यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सेमी मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ डेका मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वाटर के फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म में किसी भी साल्ट के, कोई भी साल्ट हो आपका, किसी भी सॉल्ट में जितने वाटर ऑफ क्रिस्टल होते हैं मॉलिक्यूल, उन्हें ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे जिप्सम में आपका 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे ही कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 5। तो इसका क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए मॉलिक्यूल्स के टर्म कितने हो जाएंगे? 5। और यहां कितने हैं? 10। इसे हम पढ़ेंगे, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। 10 को पढ़ा जाता है डेका, और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड के टर्म को एक साथ मिलकर के वो बनाते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलिए बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है। द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं क्या? बेकिंग सोडा। आप सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे। बेकिंग सोडा का रिएक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे। अब बेकिंग सोडा को क्या करेंगे आप? सेकेंड स्टेप में हीट करेंगे। सेकेंड स्टेप में इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल लेंगे और H2O का जो टर्म बचेगा उसमें 10 मॉलिक्यूल्स Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर देंगे तो यह बनेगा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन आप सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही हमारा कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा है, जो कि डिटर्जेंट वगैरह बनाने के काम में आता है। अब इसका यूज कहां कहां होता है? फॉर सॉफ्टेनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। फॉर वॉशिंग पर्पज ऑफ लॉन्ड्री एज द क्लीनिंग एजेंट एज द डोमेस्टिक पर्पज, किसी भी डोमेस्टिक पर्पज के लिए, या लॉन्ड्री जहां कपड़े के टर्म होते हैं वहां पर वॉशिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, धुलाई के लिए यूज किया जाता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एंड इन ऑल्सो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, और बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं। अब बात करते हैं पीओपी। क्या पीओपी नाम की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह पेरिस में पहली बार यूज किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। पीओपी आप लोगों ने जरूर देखा होगा।
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है। सेमी, हाफ को सेमी कहा जाता है या हाफ हाइड्रेट आप कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बनाना आसान है। पीओपी के लिए करते क्या है कि हम जिप्सम लेते हैं और जिप्सम में वाटर ऐड कर देते हैं, जिप्सम को थोड़ा सा हीट कर देते हैं। जिप्सम को थोड़ा सा हीट कर देंगे तो वाटर आपका क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा, और जो एक्सट्रैक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा तो हमें मिल जाएगा क्या, पीओपी। तो जिप्सम को आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो एक्सट्रैक्ट होकर के पीओपी बना देगा। फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज, पोट्री एंड सेरेमिक, किसी भी तरह के पोट्री और बाकी सेरेमिक को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर मेकिंग स्टैचू, मॉडल्स एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, पीओपी का यूज मॉडल्स वगैरह को, डेकोरेटिव एंड अदर मटेरियल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप अक्सर देखे होंगे कि अलग अलग तरह के गुड्डे और गुड्डियां जो आपको दिखाई देती हैं या मूर्तियां हमारे आसपास जो दिखाई देती हैं वो सारे के सारे पीओपी से ही बनाए जाते हैं। एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, या फायर प्रूफिंग मटेरियल का भी काम करता है, आग लगने पर यह फायर प्रूफिंग का काम करता है। इन द मेडिकल साइंस एज प्लास्टर ऑफ सेटिंग ब्रोकन फ्रैक्चर बोन्स, मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में इसे ब्रोकन से, जो हमारी हड्डियां ब्रोकन हुई रहती हैं उनको प्लास्टिक करने का काम